ठीक है, गुड, ओके। बोर्ड नजर आ रहा है क्लियरली सबको? कहीं पे रिफ्लेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है? सबको बोर्ड क्लियरली दिख रहा है, फाइन। तो फर्स्ट लाइन जो है वो है व्हाट इज बायोलॉजी। कल का रीकैप करते हुए हम आगे चलेंगे, ठीक है। महक सबसे पहले अपना माइक अनम्यूट करके हमें व्हाट इज बायोलॉजी बता दें जल्दी से। माइक अनम्यूट करें आप और व्हाट इज बायोलॉजी बता दें। चलें, अब आप खुद अनम्यूट करें अपना माइक। ओके, बताइए व्हाट इज बायोलॉजी। Biology is the study of life. Very good, study of life. Bio means Life. life and logy means To study. to study. Very good. Okay, तो ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। हानिया, नेक्स्ट थिंग, in biology we study about botany, zoology and microbiology and other sciences also. So I am unmuting you. Please give me the answer. What do you understand by botany? अब आप अनम्यूट करें अपने आप को। What is botany? What is botany? क्या कल का लेक्चर खोल रही हैं? Yes, Hania, we are waiting. बॉटनी प्लांट्स के बारे में। Very good. Study of plants. ठीक है, गुड हानिया। चलें भाई, वरुण कुमार जल्दी से अपना माइक अनम्यूट करें और जोलॉजी के बारे में आप बता दीजिए हमें। वरुण कहाँ है? वरुण अनम्यूट करके बताइए आप। किसके बारे में? हानिया आप म्यूट हो जाएं। यस वरुण, जोलॉजी। Zoology. Miss, zoology deals with the study of animal and their structure and function. वेरी गुड वरुण, वेरी गुड। म्यूट हो जाइए। अब वर्दा की बारी है। वर्दा, माइक्रोबायोलॉजी। वर्दा, माइक्रोबायोलॉजी। जी वर्दा, अनम्यूट करें पहले। यस। The branch of biology in which we study about microorganisms with the help of microscope. with the help of microscope. very good. और वर्दा, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कौन सी एग्जांपल डिस्कस की थी कल? कल हमने क्या बोला था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? They are tiny. They are tiny, like bacteria. ठीक Bacteria, है, माइक्रो। malaria. वेरी गुड, ठीक है भाई, गुड, फाइन। चलें फिर हमने कहा था, हम एक बायोलॉजी का जब टूर ले रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि इन आवर बुक ऑफ बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड about these plants, animal and microorganism, we also study the external structure and characteristics of plants, animals and microorganism. And the study of the external structure it deals with the branch of biology known as morphology. ठीक है, कल हमने ये भी डिस्कस किया था, what is morphology? Study of the external structure and the characteristic of living organisms, either plants, animals or microorganism can be taking place in morphology. इसमें हमने एक बात और डिस्कस की थी कि what about the characteristics? Characteristics are basically the features of that living organism, चाहे वो plant है या animal है, उसके वो features जो उसका reason of identification है, जिसकी वजह से वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्लांट है। प्लांट में भी ये फ्लावरिंग प्लांट है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। एनिमल्स हैं, एनिमल्स में क्या ये वर्टी मतलब आगे बहुत डिटेल है कि किस तरह का एनिमल है, लैंड एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, वाटर में होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख के आइडेंटिफाई करते हैं और वो हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक को इन मॉर्फोलॉजी। ठीक है, फिर हम लोगों ने कल एक और डिस्कस की थी ब्रांच और वो थी एनाटॉमी। एनाटॉमी जो थी
वो इन्हीं प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी थी। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसकी अपीयरेंस है और वो हमें एग्जैक्टली सामने नजर आ जाता है कि इफ इट इज अ प्लांट, इट हैज लीव्स ऑफ ग्रीन कलर, उसके लीव्स हैं ग्रीन कलर के, और वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी स्टेम उसे सपोर्ट कर रही है विच इज ऑफ ब्राउनिश ग्रीन और ग्रीनिश कलर। द रूट्स आर देयर विच एंकर द प्लांट, रूट्स हैं जिन्होंने उसको जमीन में खड़ा किया हुआ है प्लांट को। तो ये तो सब चीजें हमें नजर आ गई सामने से। अब उन लीव्स के अंदर क्या है, किस तरह के सेल्स और टिश्यूज हैं, स्टेम कैसा है, which helps the plant to perform their function, जिसकी वजह से प्लांट अपने काम कर सकता है, अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, एक तो ये बात है कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। सिमिलरली विद द एनिमल्स, एनिमल्स में हमने स्टडी किया, इफ सपोज फॉर एग्जांपल वी स्टडी अबाउट द बर्ड्स, हम बर्ड्स स्टडी कर रहे हैं और हमने उसके एक्सटर्नल फीचर्स में कहा कि इनके फेदर्स हैं, द विंग्स हैं, बीक है फॉर ईटिंग फूड, और डिफरेंट हमने उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स पे बात कर ली। देन देयर मस्ट बी द इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो उसके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को शेप दे रहे हैं, उसकी बॉडी शेप उससे आइडेंटिफाई हो रहा है, या उसकी न्यूट्रिशन के फंक्शंस हो रहे हैं, या वॉट एवर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन होते हैं, अगर वो परफॉर्म हो रहे हैं, तो डेफिनेटली की बॉडी में इंटरनल बॉडी है। एंड द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैन बी टेकिंग प्लेस थ्रू एनाटॉमी। तो हमने ये चीजें कल तक पढ़ी थी। नाउ वी फर्दर स्टडी, हम इन्हीं चीजों से लिंक करके हमें पता चलेगा कि बायोलॉजी इज बेसिकली वेरी वास्ट, इट हैज सो मेनी ब्रांचेस। हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को लेकर बायोलॉजी को इतना सा नैरो एंडेड नहीं कह सकते, बिकॉज लाइफ में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब हैं, फिर उनके आउटर बॉडी स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उनका इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर वो भी है। द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वी ऑल नो दिस, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। लाइफ की जब हम बात करेंगे, जैसे हम अभी आगे डिटेल में सेल पढ़ेंगे भी, तो भी आपको पता चलेगा द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। यानी फॉर एग्जाम्पल सेल हम अभी बात करने जा रहे हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल आप एक जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसकी में दीवारें हैं, ठीक है, 4 दीवार है, वॉल्स जो है 4 वॉल्स हैं और 5 वॉल्स हैं, वॉट एवर जितनी भी वॉल्स हैं, उससे वो पूरा रूम जो है आपका बना हुआ है, और वो पूरे रूम की 4 और 5 वॉल्स हैं। अगर कभी आपने कभी कंस्ट्रक्शन देखी हो तो आपने देखा होगा कि वॉल किस तरह प्रिपेयर होती है, कैसे बनती है वॉल। देखा है कभी वॉल बनते हुए? वॉल बनती है ब्रिक्स से, यानी पहले एक ब्रिक रखते हैं, फिर इधर मटेरियल डालते हैं, दूसरा ब्रिक रखते हैं, तीसरा ब्रिक रखते हैं, फिर उसके ऊपर ब्रिक रखते हैं, मजीद ब्रिक्स पे ब्रिक्स रखते जाते हैं और एक वॉल बनती जाती है। ऐसे ही बनती है वॉल, और एक वॉल बनाने के बाद मजीद 3 वॉल्स बनती हैं और एक पूरा रूम बन जाता है। तो यानी कि उस रूम का बेसिक यूनिट क्या हुआ, यानी कहाँ से वो रूम बनना शुरू हुआ था? वो रूम बनना शुरू हुआ था जस्ट अ ब्रिक से, एक ईंट रखी गई थी तो ही जाके और ईंटें उसके साथ अटैच करके एक वॉल या एक दीवार बनी थी। तो अगर जस्ट 1 ब्रिक इज द यूनिट और द स्ट्रक्चर, इस वॉल के स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट ये ब्रिक है, इसी तरह लिविंग बॉडी का भी बेसिक यूनिट सेल है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर प्लांट्स और एनिमल, प्लांट हो या एनिमल हो, उनकी बॉडी का बेसिक यूनिट जस्ट सेल है। स्टडी ऑफ द सेल, सेल स्ट्रक्चर एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। क्या क्या चीजें? सेल की स्टडी में सेल का स्ट्रक्चर, कि सेल कैसा होता है, सेल के फंक्शन, सेल क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और कॉम्पोजिशन,
composition of cell and cell organelles. The study of all these features of a cell is taking place in a branch of biology known as cytology. एक और ब्रांच जिसका हमने नाम दिया जो सेल से रिलेटेड है वो कहलाती है साइटोलॉजी. CYTOLOGY, साइटोलॉजी. और साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं. सेल बायोलॉजी यानी इसमें हमने सारी डिटेल्स पढ़नी है रिगार्डिंग टू द सेल. कौन कौन सी डिटेल? सेल का स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन, उसके ऑर्गेनेल्स की केमिकल कॉम्पोजिशन, उनके फंक्शंस, all will be taking place in the branch of biology known as cytology or cell biology. ठीक है? Now write it down. Note कीजिए definition. It is a branch of biology. It is a branch of biology which deals with the study of structure, functions, composition of cell organelles. मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ सेल ऑर्गेनेल्स की. सेल ऑर्गेनेल्स, composition of cell organelles, is called cytology or cell biology. Okay, I hope I am not too fast. आप सब इसको फॉलो कर रहे हैं और प्रॉपर्ली लिख पा रहे हैं. Am I right? मैं बहुत तेज तो नहीं चल रही हूँ? Okay, fine. ठीक है, तो ये हो गई सेल बायोलॉजी. अभी वही वाली वॉल की बात पे आते हैं. हमने कहा कि रूम जो है वो वॉल से बना है और वॉल का बेसिक यूनिट या बिल्कुल वॉल का एक छोटा सा जो एक हिस्सा है जिससे पूरी वॉल तैयार हुई है वो है सेल. तो जरा वॉल की भी तो बात करें कि 1 बाय 1 ब्रिक जुड़ती गई और एक वॉल बन गई. बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इसी तरह है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? सेल्स या सिमिलर सेल्स ग्रुप बना लेते हैं. They form a group. Similar cell make up the group, and the group of cells is known as tissues. तो जो दूसरी चीज है, the next thing which we are going to study is सेल से आगे जब हम बॉडी को ही स्टडी कर रहे होते हैं और स्पेशली जब हम इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर में जो दूसरी चीज है सेल के बाद वो है टिश्यूज. सेल्स कंबाइन होते हैं, ग्रुप की फॉर्म में आ जाते हैं और टिश्यूज बन जाते हैं. जैसे एक एक ब्रिक कंबाइन होती जाती है और वॉल जो है वो बनती चली जाती है. इसी तरह प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके सेल जो है वो क्लोज आते जाते हैं और टिश्यू फॉर्म होते जाते हैं. ठीक है, टिश्यूज फॉर्म होते जाते हैं. कुछ सेल्स इस तरह के हैं, कुछ ऐसा, व्हाटएवर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो है वो क्या बना लेते हैं? टिश्यूज. तो टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल. अब कौन से सेल कौन से टिश्यूज बनाते हैं? ऑब्वियसली जो प्लांट्स हैं उनके सेल प्लांट सेल होते होंगे और वो प्लांट टिश्यू बना लेते होंगे. जो एनिमल्स हैं उनके सेल एनिमल सेल होते होंगे और वो क्या बनाते होंगे? एनिमल टिश्यूज. तो टिश्यूज की भी स्टडी जो होती है वो एक डिटेल स्टडी है. उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उनकी कॉम्पोजिशन को स्टडी करना. जिस बायोलॉजी की ब्रांच में हम टिश्यू स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं histology. Study of tissues present in
plants and animals. Plants and animals. टिश्यूज जो प्लांट्स के और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है, उनकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं. उनकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं. Now write it down. It is the branch of biology. It is the branch of biology deals with the study of tissues of plants and animals. Study of tissues of plants and animals pause. एक छोटा सा पॉज दें, पेंसिल को रोकें, एक बात का जवाब दें, फिर इस डेफिनेशन को कंप्लीट कीजिएगा. सेल को स्टडी हम किस में करते होंगे? सेल को स्टडी हम, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इज द बेसिक यूनिट. क्या आप लोगों को सेल अपनी आंखों से दिखता है? आप सेल को देख सकते हैं? Are you able to see the cell? वर्दा नहीं देख सकते, नहीं देख सकते. तो इसका मतलब there should be an instrument used to observe the cell to see the structure of a cell. Am I right? ठीक है. So that instrument is known as a microscope. तो जब सेल को माइक्रोस्कोप से स्टडी किया जाता है, तो अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट कीजिए. Plants and animals under a microscope. Under a microscope. तो यानी हम टिश्यू की स्टडी भी माइक्रोस्कोप में करते हैं. स्टडी ऑफ टिश्यूज इज आल्सो टेकिंग प्लेस इन अंडर अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में हम टिश्यूज को भी स्टडी करते हैं. ठीक है, बातें समझ आ रही हैं सबको? सबने कॉपी भी कर लिया है? ठीक है सयान, ओके फाइन. अब जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, उसकी एनाटॉमी पढ़ी, हमें सेल्स नजर आए, हमने टिश्यूज देखे, टिश्यू से बने ऑर्गन्स पढ़ा है ना आपने, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा. व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सेल. सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज. टिश्यू फॉर्म द ऑर्गन्स. ऑर्गन्स लाइक जैसे हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जिसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये ऑर्गन्स है ना सारे. ऑर्गन्स मेकअप. अब एक ऑर्गन स्टमक है, उसके साथ एक और ऑर्गन लगा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना. तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है. ये पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया. सही है. तो अगर ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो वो ऑर्गन्स का कोई ना कोई काम होगा. काम मीन्स उसका कोई ना कोई फंक्शन होगा. देयर शुड बी अ फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, और ऑर्गन इज परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इन अ बॉडी, एंड दैट फंक्शन will be studied in the branch of biology known as physiology. Physiology. Study of the functions taking place in the organs is known as physiology. ठीक है. तो यानी फंक्शंस की स्टडी के ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं बॉडी में, उन फंक्शंस की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं. यानी नॉर्मली हम अगर आम लैंग्वेज में बात करें तो हम ये कहते हैं ना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईटिंग फूड. हम खाना क्यों खाते हैं? क्या होता है उस खाने के साथ? इट फर्स्ट डाइजेस्ट इन अ बॉडी. Digestion is taking place in digestive system, then it absorb in the blood, transport throughout the body through the circulatory system. तो ये सारी चीजें, ये सब फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, और इन फंक्शंस को हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी, राइट? प्लीज लिखिए. इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी It is the branch of biology in which we study the functions of
the different organs in functions of the different organs in living organism. Different organs in living organism. ठीक है, सब नोट कर रहे हैं ना? सही है? बोर्ड रब कर दूं मैं? बोर्ड रब करूं? नो, नहीं रब करूं, कर दूं? गुड। समझ में कंप्लीटली आ रहा है या नहीं आ रहा है? गुड गुड। अच्छा, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की तो ज़यान, आप मुझे बताइए कि आपने अपने आसपास कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व किए हैं? आपने अब तक बचपन से लेके अब बड़े हुए आपको आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, तो कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपने ऑब्जर्व किए? क्या क्या टाइप्स होती हैं, क्या होते हैं? ज़यान को अनम्यूट करते हैं। यस ज़यान, आप खुद भी अनम्यूट करें और बताइए लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से आपने देखे हैं अपने आसपास? एनिमल्स, ह्यूमंस। एनिमल्स देखे हैं, वेरी गुड। और ह्यूमंस, ह्यूमन, यानी कि एनिमल्स में ही ह्यूमन को हम कंसिडर करते हैं। और बर्ड्स, बर्ड्स एनिमल्स में ही है। प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है ज़यान, ओके, म्यूट हो जाए आप। ठीक है, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व किए कि प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, हमने उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से पता चला हाँ ये बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो हमने जब पहली दफा उनकी ग्रुपिंग की तो हमने कहा ये सबके अंदर सेल हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। फिर हमें डिफरेंस नजर आया, हमें ये डिफरेंस नजर आया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, यानी कि वो अपने फूड के ऊपर दूसरों पे डिपेंड करते हैं, वो एनिमल्स कहलाते हैं। लाइक एनिमल डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं या प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, तो हमने उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया और हमने दूसरा ग्रुप बना दिया उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जिनके पास ग्रीन लीव्स हैं। ठीक है, तो ये दो ग्रुप बन गए। पहले तो एक ग्रुप था कि ये सारे ऑर्गेनिज्म वो हैं जो सेल से मिलके बने हैं, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर उनके हमने दो ग्रुप्स बनाए, एक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स खाते हैं, एनिमल खाते हैं, उनका फीडिंग स्टाइल डिफरेंट है, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जिनमें ग्रीन लीव्स हैं। ठीक है, जब हम बहुत सारी चीजों में डिफरेंसेस देखते हैं तो हम क्लासेस बना देते हैं। जैसे आपने स्कूल में एडमिशन लिया होगा तो आप बहुत सारे बच्चे स्कूल में एडमिशन लिए हुए, लेकिन क्लास 8 एक अलग क्लास है, क्लास 9 अलग क्लास है, और ये क्लासेस बनना या ग्रुपिंग बनना ये देख के किया गया है कि पीछे से बच्चा क्या पढ़ के आया है। जो 7 पढ़ के आया है उसको 9th में नहीं बिठा सकते, जो 6 पढ़ के आया है उसे 8 में नहीं बिठा सकते, जो 6 पढ़ के आया है वो 7th में ही बैठेगा, जो 7th पढ़ के आया है वो 8 में ही बैठेगा, जो 8 के एग्जाम पास किया है वो 9th में ही जाएगा। ठीक है, तो ग्रुपिंग हो गई ना, डिफरेंट हो गए। स्कूल के गेट से तो सब एक साथ एंटर हुए थे, सब एक जैसे थे पढ़ने जाने वाले। ठीक है, लेकिन जब हमने उनके स्टडी लेवल को देखा तो हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी। इसी तरह हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी ग्रुपिंग की गई है, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं। फिर एनिमल्स में हमने फर्दर देखा कि एनिमल तो कुछ उड़ने वाले जानवर हैं, यानी कि बर्ड्स हैं, तो उनका एक अलग ग्रुप बना दिया। कुछ वाटर में हैं, एक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं, फिश जैसे, उनका एक अलग ग्रुप बना दिया। कुछ जो है वो अपनी टांगों से चलते हैं या उनके 4 लेग्स हैं, उनका हमने एक अलग ग्रुप बना दिया। तो जितने जितने हमें सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखे या सब में डिफरेंसेस दिखे, हम उनकी ग्रुपिंग करते रहे। और इस ग्रुपिंग की भी प्रॉपर एक ब्रांच है बायोलॉजी में, इसको भी हम प्रॉपरली स्टडी करते हैं। और उस ब्रांच को जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं यानी ग्रुप्स बनाते हैं, या जिसमें हम क्लासेस बनाते हैं,
या क्लासिफिकेशन करते हैं उसको कहते हैं हम टेक्सोनॉमी. So taxonomy is another branch of biology in which we study how the living organism plays in different groups, or in which we do the grouping of living organism or the classification of living organism on the basis of their structure or on the basis of their external structure. We play and different habit, we place them in different groups, और उस ग्रुपिंग को या उस क्लासिफिकेशन को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं. इट्स अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. टेक्सोनॉमी का फायदा होता है, फायदा ये है, सिग्निफिकेंस ये है टेक्सोनॉमी की कि विद द हेल्प ऑफ अ ग्रुपिंग वी कम टू नो दैट वेयर दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव. फॉर एग्जांपल, आप एक पौधा खरीद के घर पे लेके आते हैं और उसको बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत है और आप उसे अपने कमरे में रख लेंगे, तो क्या वो पौधा 4 दिन से ज्यादा आप चल पाएगा? वो तो अपना फूड ही नहीं प्रिपेयर कर पाएगा क्योंकि उसे सनलाइट चाहिए. वो सिर्फ सनलाइट में रह सकता है, तो वो मर जाएगा, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो ग्रुपिंग से हमें पता चलता है कि कुछ प्लांट्स को बहुत ही ब्राइट सनलाइट चाहिए, कुछ प्लांट्स को डिम सनलाइट चाहिए है. ठीक है ना? आप फिश खरीद के लेके आते हैं, वो फिश जो आप लेके आए, आपको नहीं पता कि वो समंदर में रहने वाली फिश थी या दरिया में रहने वाली फिश थी, वो मरीन फिश थी या वो रिवर वाटर फिश थी. दोनों में बहुत फर्क है. और आपने उसको रिवर वाटर या अपने टैप वाटर में रख दिया, क्या वो सरवाइव करेगी? फिश मर जाती है एक्वेरियम में. फिर आप परेशान होते हैं, यार मैं तो जब फिश लेके आता हूँ मर जाती है, मैं नहीं लेके आऊंगा. तो एक्चुअली ग्रुपिंग से हमें पता चला कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है. यानी ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन भी बायोलॉजी में उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना सेल को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, टिश्यू को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ग्रुपिंग को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है. इसकी एक अलग ब्रांच है जिसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी. प्लीज राइट डाउन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. The branch of biology which deals with the classification identification, identification and scientific naming. बोर्ड पे लिखा है मैंने, and scientific naming of living organisms, scientific naming of living organisms on the basis of their similarities and differences. उनके एक जैसे होने पे ग्रुपिंग होती है या उनके अलग अलग होने पे ग्रुपिंग होती है. In which we deals with the classification, identification and scientific naming of living organism on the basis of their similarities and differences. On the basis of their similarities and differences. This is taxonomy. ठीक है? रब कर दूं बोर्ड रब कर दूं मैं? ओके. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एयर,
हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वाटर, ठीक है, प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है वाटर, एयर, प्लांट्स के लिए सनलाइट इम्पोर्टेंट है। तो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसकी एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारे आसपास क्या है, हवा है, हमारे हमें जो है वो पानी पीना होता है, सनलाइट की जरूरत होती है। दिस इज बेसिकली द सराउंडिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वो एनवायरनमेंट के बगैर नहीं जिंदा रह सकते। और एनवायरनमेंट का भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेशनशिप है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ एक रिलेशनशिप है, एंड दैट रिलेशनशिप इज अंडर अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज इकोलॉजी। इकोलॉजी, ecology is the branch of biology in which we study, please write down, ecology is the branch of biology in which we study the relationship between the living organism, the relationship between the living organism and their environment. Living organism and their environment, ecology. अच्छा, इकोलॉजी को हम एक और नाम से भी याद करते हैं, या एक और नाम भी हम इसको दे देते हैं, अक्सर जगहों पे हम इसे एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिपेंडेंस, यानी उनके ऊपर डिपेंड करना एनवायरनमेंट के ऊपर, कितना जरूरी है एनवायरनमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना कितना जरूरी है। तो ये सारी जो स्टडी है हम जिस ब्रांच में करते हैं उसे कहते हैं इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है भाई, सही है। तो बायोलॉजी सिर्फ एक छोटा सा नाम नहीं है, बायोलॉजी बहुत बड़ी बायोलॉजी है, और इस बुक में हमने यही सारी चीजें ग्रेजुअली 18 चैप्टर्स में करनी है, एक एक करके। कहीं पे हम प्लांट्स का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, कहीं पे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे, कहीं पर हम फंक्शंस जो प्लांट्स में होते हैं वो पढ़ रहे होंगे, कहीं हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे होंगे, और कहीं हम डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे होंगे। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि किस तरह एक सेल से पूरा एक कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म होता है। एक डॉटर सेल से एक स्मॉल सेल की डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, यानी आप जो एक पूरा इंसान दिख रहे हैं वो पहले एक सेल थे, जस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट। कैसे सेल इन अ फॉर्म ऑफ अ जाइगोट में डेवलपमेंटल चेंजेस आए, ठीक है, और वो डेवलपमेंटल चेंजेस के बाद एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक एडल्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया। दिस इज द डेवलपमेंटल स्टेजेस, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। उस ब्रांच को, बायोलॉजी की उस ब्रांच को जिसमें हम डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ते हैं, उसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, देखें यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज हैं, जरा उसको नोट कर लें पहले, फिर हम एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे। एक टर्मिनोलॉजी होती है जाइगोट, ठीक है, दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है एम्ब्रियो, ठीक है, और एक और टर्मिनोलॉजी होती है अ कंप्लीट एडल्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या एडल्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सारी चीजें दरअसल हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही ये टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं। जो वर्ड जाइगोट यूज करते हैं, कभी पहले सुना है जाइगोट का वर्ड आप लोगों ने? बताइए, जाइगोट का वर्ड पहले कभी सुना है? नहीं सुना। जाइगोट एक्चुअली क्या होता है कि जो भी फर्स्ट
सेल फॉर्म होता है, डॉटर सेल जो कहलाता है वो जाइगोट होता है, ठीक है। फिर उसकी डेवलपमेंट होती है। वो डेवलपमेंटल चेंजेस में, या डेवलपमेंट क्या चीज होती है, डेवलपमेंट दरअसल उसके ऑर्गन्स फॉर्मेशन शुरू होती है, यानी वो सेल्स जो हैं वो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, तो एक बॉडी में प्रॉपर चेंजेस आना शुरू होती हैं और वो कहलाती है डेवलपमेंटल चेंजेस। तो एक जाइगोट जो एक सेल की फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो जाता है एक इमेच्योर ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में। इमेच्योर का मतलब है अभी भी ये पूरा एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बना है, उसको कहेंगे हम एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट जो एक सेल की फॉर्म है उसमें चेंजेस आई, डेवलपमेंटल चेंजेस आई और उससे ऑर्गन्स डेवलप हुए और अभी भी एक इमेच्योर बॉडी फॉर्म हुई है जिसे हम कहेंगे एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो में फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं और कंप्लीट ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाती है और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है विच इज नोन एज द कंप्लीट एडल्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये चेंजेस, एक सेल से एक लिविंग बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होना इज नोन एज डेवलपमेंटल चेंजेस। इसे हम कहते हैं, ये जो चेंजेस आती जा रही हैं एक के बाद एक और फिर एक पूरा एडल्ट फॉर्म हो रहा है, इसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल चेंजेस, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं डेवलपमेंटल चेंजेस, क्योंकि एक एक चीज डेवलप होती गई है। पहले दिमाग नहीं था, दिमाग आया, फिर बाकी ऑर्गन्स या और एक एक करके ऑर्गन्स बनते गए, तो इन्हें हम डेवलपमेंटल चेंजेस कहते हैं। और इसको हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी। जाइगोट के बारे में कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने आप को रेज हैंड करके और मुझे बता दें, मैं अनम्यूट कर देती हूँ और पूछ लीजिए। यहाँ पे मैं पॉज दे देती हूँ, आप लोगों की तरफ से पूछ लेती हूँ, आपको कुछ पूछना हो तो। यस वर्दा, जाइगोट क्लियर हुआ क्या होता है, ठीक है। एम्ब्रियो क्लियर हुआ क्या होता है, और उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस का कॉन्सेप्ट बना, क्या होती होंगी डेवलपमेंटल स्टेजेस, ठीक है। तो उसको हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसे क्या कहते हैं हम, एम्ब्रियोलॉजी। उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। अब आप लिखिए एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जिसका दूसरा नाम आप दे सकते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को दूसरा नाम आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। It is the study of developmental changes which occurs after zygote formation, to a complete individual या to a complete organism is known as embryology. ठीक है। डेवलपमेंटल चेंजेस जो जाइगोट से लेके एक कंप्लीट इंडिविजुअल तक थी, उस स्टडी को, उन स्टेजेस को पढ़ने को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। रिपीट करूं एक दफा, रिपीट कर दूं, इट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस which occurs after zygote formation, up to an organism is formed,
is known as embryology, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है भाई। अच्छा, हम आपको एक थोड़ा सा मैं और भी आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम अभी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि बगैर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के हम बीच बीच में बहुत सी टर्मिनोलॉजीज आती हैं जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इसलिए बेसिक्स में हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम पूरा फर्स्ट चैप्टर अभी नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के फौरन बाद हम अपनी सेल स्टडी शुरू कर देंगे, क्योंकि सेल स्टडी, सेल बेसिक यूनिट है। जब तक हम सेल स्टडी नहीं करेंगे और टिश्यू स्टडी नहीं करेंगे, हम प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं समझ पाएंगे या पूरा सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, बायोलॉजी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो इसके फौरन बाद हम ब्रांचेस के बाद अपनी सेल स्टडी शुरू कर देंगे, जिसमें सेल का स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनेल्स और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, राइट। तो जल्दी जल्दी ब्रांचेस को वाइंड अप करते हैं कि ये क्या क्या, ये बायोलॉजी का टूर खत्म करते हैं तो असल बायोलॉजी पे आते हैं फिर। अच्छा, फिर ये हो गई आपकी एम्ब्रियोलॉजी हो गई। एम्ब्रियोलॉजी के बाद आप सब ने डायनासोर्स देखे हैं भाई? डायनासोर देखें, मूवी में देखे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप डायनासोर सचमुच के डायनासोर को देख चुके हैं। आई नो हम सब ने मूवी में ही देखे हैं डायनासोर, क्योंकि डायनासोर एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अब मौजूद नहीं है, वो दुनिया से खत्म हो चुके हैं। डायनासोर नहीं है। जुरासिक पार्क एक मूवी का नाम है, जो कि फिक्शन मूवी है, जो दर हकीकत असल में ऐसे कोई डायनासोर मौजूद नहीं है। लेकिन हमने इस फिक्शन को कैसे बनाया, हमें कैसे दिमाग में आया, इंसान को कैसे दिमाग में आया कि ऐसे जानवर होंगे जो बहुत बड़े बड़े होंगे, उनके मुंह ऐसे होंगे, उनकी दुम ऐसी होगी और उनके दांत ऐसे होंगे। यानी वो कुछ तो आया ना दिमाग में, ऐसी थोड़ी फिक्शन कैरेक्टर बन गया कि जिसको इतना पॉपुलर हो गया, उसको नाम दिए गए। वो एक होता है डायनासोर, डिफरेंट डायनासोर होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोग ज्यादा जानते होंगे, आप लोग मूवीज देखते हैं, बच्चे तो डायनासोर्स के आजकल शौकीन है। तो कुछ डायनासोर वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कुछ डायनासोर होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को शिकार करके खाते हैं। ठीक है, बहुत सारे डायनासोर हैं। हमें कैसे पता चला कि दुनिया में या जमीन पे ऐसे एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे जो अब एग्जिस्ट नहीं करते? तो उनकी स्टडी जो है की गई, वो फॉसिल फ्यूल से स्टडी की गई, या रॉक्स के नीचे से जो है वो हटाए गए, रॉक्स हटाए गए और सैंड हटाई गई, तो कुछ उनके फॉसिल्स निकले। ठीक है, फॉसिल्स क्या चीज होती है? उनकी बोन्स निकली। ऑब्वियसली वो कई हजार साल पहले थे, जो मर गए और जमीन में दफन हो गए, तो उनकी बोन्स जो है वो क्या कहलाई? फॉसिल्स कहलाई, और वो सब जमीन के अंदर दफन हमें मिली, वो मौजूद हैं। उन बोन्स को जोड़ के बैकबोन जोड़ी गई, बैकबोन्स की डिफरेंट बोन्स जोड़ी गई, उनके हाथ लगाए गए, उनकी स्कल लगाया गया, तो एक एनिमल की शक्ल बन गई। और फिर इमेजिन किया गया कि इसके ऊपर अगर मसल्स होते, गोश्त होता, स्किन आ जाती, तो किस शक्ल का होता। और ऑटोमेटिकली क्या चीज हमारे सामने आई? एक डायनासोर सामने आया। हमें कैसे पता चला कि ये डायनासोर प्लांट्स खाने वाला डायनासोर है? उसके जॉ के स्टाइल से, उसके जॉ में जिस तरह के टीथ लगे हुए थे, या जो उसके जॉ की शेप था, उससे हमें पता चला कि ये तो सिर्फ प्लांट्स खाता है। फिर हमने ऐसे डायनासोर देखे जिनके जॉ के स्टाइल से हमें पता चला कि ये गोश्त खाते हैं। तो ये सारी चीजें बोन्स की स्टडी से हुई, और वो बोन्स कहाँ थी? जमीन के अंदर, इन अ फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। तो जो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को, उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। मैं ये रब करके आपको स्पेलिंग लिखती हूँ। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study the animals and plants which are no more on earth, जो अर्थ के ऊपर अब मौजूद नहीं है, कई साल पहले थे। उनके फॉसिल्स की स्टडी से हमें पता चला कि दे वर प्रेजेंट ऑन अर्थ, वो एक जमाने में जमीन पे थे पर अब नहीं है। एंड दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। ठीक है,
तो ये पैलियोंटोलॉजी सिर्फ एनिमल्स की स्टडी नहीं है, बल्कि कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो अब मौजूद नहीं है, लेकिन उनके फॉसिल्स से हमें पता चलता है कि दे वर एग्जिस्ट ऑन अर्थ फ्यू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, कई हजार साल पहले ये जमीन पे थे और अब मौजूद नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी, यानी उनके बोन्स जो जमीन में दबे हुए हैं, उनकी स्टडी को, स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स is known as paleontology। ठीक है, अब अगर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं या उसके फॉसिल्स को करते हैं तो वो एनिमल्स की पैलियोंटोलॉजी यानी कि पैलियंटोलॉजी होती है, और अगर प्लांट्स की फॉसिल्स को स्टडी करते हैं तो वो पैलियन बॉटनी होती है। सॉरी, यहाँ पे एन भी है, EONTOLOGY, EON। मैं स्पेलिंग करेक्ट कर दूं प्लीज, आप लोग रॉन्ग नहीं उतारना। पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। तो एनिमल्स की पैलियोंटोलॉजी यानी एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी और पैलियन बॉटनी। ठीक है, चलिए इसकी आप डेफिनेशन लिखिए पैलियोंटोलॉजी की। पैलियोंटोलॉजी की डेफिनेशन लिखिए जल्दी से। स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्टडी ऑफ plants and animals that lived in past, study of animals and plants that lived in the past and are now found in rocks यानी पत्थर, and are now found in rocks as fossils, and are now found in rocks as fossils, and are now found in rocks as fossils is known as पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी पैलियोंटोलॉजी it is further classified into पैलियोंटोलॉजी ब्रैकेट में लिखे स्टडी ऑफ एनिमल्स या एनिमल फॉसिल्स। पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स and पैलियोनबॉटनी study of plants fossils। Paleontology and paleobotany, it is further classified into paleontology and paleobotany। ठीक है भाई, ओके यहाँ तक रखते हैं। 3-4 ब्रांचेस रह गई हैं, वो कल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे हम, और फिर फर्दर जो है वो आगे सेल स्टार्ट कर देंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉज करके टाइम दे रही हूँ। अब आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप रेज हैंड करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगी तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यस जी,
हानिया, मरियम, खतीजा, मैं आप लोगों को देख रही हूँ। अब आप लोग कुछ पूछें अगर आपने क्वेश्चन करना है तो। और कल आप जितनी ब्रांचेस हमने आज की हैं, कल आप इसको याद करके आएंगे, पढ़ के आएंगे। जैसे आज हमने एक छोटा सा 5 मिनट का रीकैप किया है, हम डेली क्या करेंगे जिसमें आप लोग बताएंगे कि क्या है। जल्दी से बताएं आप लोग, कुछ पूछना है तो। यस और नो? नहीं? तैयबा कुछ नहीं पूछना? वर्दा को भी नहीं पूछना? हाँ जी खतीजा जी, प्लीज अनम्यूट कर देती हूँ मैं आपको। खतीजा पूछिए। खतीजा अपने आप को खुद भी अनम्यूट करें आप, पूछें। मिस मुझे आपसे बोलना था कि आप जो डेफिनेशंस लिखती हैं प्लीज वो बोर्ड पे लिख सकती हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ। कल मैंने आप लोगों की फरमाइश ही तो पूरी की थी। आपने कहा कि हाँ नहीं सही है, हमें तो डिक्टेशन भी सही है, बट इट्स ओके। आप कह रही है तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगी, नो प्रॉब्लम। मिस असल में जाओ मिस हो जाती है ना तो फिर बाद में ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं इसको बोर्ड पे लिख दिया करूंगी अब डेफिनेशंस। वैसे मैं कोशिश तो करती हूँ कि डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह वो लिख दूं, लेकिन मैं पूरी डेफिनेशन लिख दूंगी, डोंट वरी। और कुछ? थैंक यू मिस। नो मिस थैंक यू। ओके अमरता? नो? नहीं। और जावेद, मोहम्मद जावेद, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? वरुण कुमार कुछ पूछ रहे हैं? वरुण? नो? ठीक है, चलें आप लोगों की क्लास का टाइम तो खत्म हो चुका है। और सी यू टुमारो। आपको टाइम टेबल मिला होगा, तो जब कल आपकी क्लास है हम फिर उसमें मिलते हैं और आपसे पूछा जाएगा जो कुछ आज पढ़ा है हमने, और बाकी का आगे खत्म करवाया जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।